जय हिंद। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एम सॉल्यूशन पर। मैं सचिन मौर्य आप सभी लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा रहा हूं। जो भी छात्र अभी हमसे जुड़े नहीं हैं या जो भी छात्र हमसे जुड़ चुके हैं वो रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग रेगुलर वीडियोस देखिए, रेगुलर आप नोट्स बनाइएगा। टॉपिक वाइज जैसे मैं लिख के पढ़ाता हूँ वैसे आप नोट्स बनाते चलिएगा स्टूडेंट्स, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। मैंने फिजिक्स में एक चैप्टर, एक यूनिट आपका पूरा कंप्लीट कर दिया था जिसमें आपके 5 से 6 चैप्टर थे, उसको मैंने कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट, जो आपका विज्ञान का पहला ही चैप्टर होगा। यूनिट फर्स्ट में पहला ही चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स? अध्याय 1 हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उनका समीकरण कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हमने आपको कल इसका इंट्रोडक्शन दिया था, केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया था। और पहला हमारा क्या था स्टूडेंट्स? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कल मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिखने के लिए हम लोग शब्द इक्वेशन क्या होता है उसको हमने समझा था। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? रासायनिक समीकरण लिखना एवं संतुलित करना। यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है सर? सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें लिखना कैसे है, रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। पढ़ने तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे होता है, उसको बैलेंस करना सबसे जरूरी होता है। तो हम आपको सारी चीजें आज सिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं रासायनिक समीकरणों को क्या मिलाने से क्या बनता है, उसके इक्वेशंस कैसे लिखे जाएंगे, उसके फार्मूलेस क्या होंगे स्टूडेंट्स। और हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्या इसके महत्व हैं, आखिर रासायनिक समीकरण हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम लोग। ये सारी चीजें आज की क्लास की वीडियो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे। क्लास को हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा पहला टॉपिक क्या होगा बच्चा? रासायनिक समीकरण लिखना एवं उसको संतुलित करना। तो कल हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देंगे बच्चे तो हमारा क्या होगा, कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लोगे आप और उसको आपस में मिला दोगे तो क्या होगा, कुछ मिलाने का मतलब उनको आपस में क्रिया करा दोगे। क्या करा दोगे बच्चों? क्रिया करा दोगे, यानी रिएक्शन कराओगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। तो वो जो नया चीज प्राप्त होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चा। और जो नया चीज प्राप्त होगा वो आपके पहले वाले से सब कुछ उसका अलग होगा, उसका भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण, सब कुछ क्या होगा बच्चा, अलग होगा। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, अगर मैं उसको जलाता हूं, मैग्नीशियम के रिबन के अगर मैं जलाता हूं बच्चा, तो क्या होता है उसमें से हमारा उसको वो क्या होता है, सफेद लौ के साथ जलता है और हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण जो होता है हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चा। अब ये हमने भारी भरकम जो आपको शब्द मैंने बताया बोल के, एक वाक्य के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में मैंने बताया आपको कि मैग्नीशियम के रिबन को जब वायु में जलाते हैं तो ये क्या होता है, सफेद लौ के साथ जलता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण के रूप में हमारा अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चा। अब इसी चीज को मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक शब्द के रूप में लिख दिया था। यानी इस पूरे वाक्य को, पूरे सेंटेंस को मैंने एक शब्द के रूप में लिखा था। ठीक है। अब उसी चीज को, ये तो हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इसी चीज को मैं समीकरण बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इसी चीज को मैं समीकरण बनाऊंगा। अर्थात तो जो भी चीज मैं लिख रहा हूं अब उसको मैं प्रतीक चिन्ह, उसका सूत्र क्या होगा, इन सब के माध्यम से उस चीज को लिख करके आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। ठीक है बच्चे। चलो जी, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा क्या, रासायनिक समीकरण। क्या होगा स्टूडेंट्स? रासायनिक समीकरण। आप हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चा? चलो जी, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चा। आपसे ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी कि आप केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या समझते हो बच्चा, यही सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। यदि मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं सर जी। जो हमको प्राप्त होता है क्या बोलते हैं, उसको उत्पादक बोलते हैं बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सूत्र के रूप में हम निरूपित कर देंगे या उसको एक संकेत के रूप में निरूपित कर देंगे। तो सूत्र के रूप में निरूपित करना या संकेत के रूप में निरूपित करना, यही बच्चा क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा?
रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? आप सिंपल सी बात लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले। देखो बच्चों, मैं बार बार बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको खुद लिख करके मेरे साथ साथ चलना है, लिखना है, मेहनत करना है, तब जाकर के आपको कहीं सारी चीजें एक साथ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होंगी। ठीक है, चलो। किसी रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या होता है ये मैंने कल बता दिया था। ठीक है बच्चा, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो हमारा नया पदार्थ बन करके तैयार होता है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो हम कह रहे हैं बच्चा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी आपके पदार्थ भाग लेते हैं, यानी भाग लेने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, भाग लेने वाले पदार्थों किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पन्न हुए पदार्थों को, तथा उत्पन्न हुए पदार्थों को उत्पन्न हुए पदार्थों को उनके प्रतीक चिन्ह या फिर उनके प्रतीक चिन्ह या फिर सूत्र के रूप में अगर हम लिख देंगे बच्चा, प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करना। पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करना, ठीक है बच्चा। अब क्या लिखोगे? कामा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलो जी, ये तो रहा सर हमारा डिफिनीशन। रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलो जी बच्चों, ये हमारा क्या रहा? डिफिनीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल हम लिखते हैं, आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि आप जो भी इक्वेशन करा रहे हो, यानी जो भी आप रिएक्शंस करा रहे हो बच्चों, ठीक है, अब उस चीज को मैं एक वाक्य में न लिख करके, मैं एक शब्द में न लिख करके, अब उसको मैं एक सिंबल के रूप में या उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में या उसके सूत्र के रूप में मैं उसको लिख दूंगा। यही हमारा क्या कहलाता है बच्चे? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? ये हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा क्या है? CH4 है। जैसे मान लो हमने मेथेन है। क्या बच्चा? मेथेन। एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चा कि अगर मान लो हमारा मेथेन है, मेथेन, ठीक। मेथेन को जब आप क्या करोगे? वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हो, यानी वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हो, यानी वायु का मतलब क्या? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चा, यानी कि जब आप मेथेन को ऑक्सीजन से क्या करते हो बच्चे? ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अभी मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। ये प्लस का मतलब क्या है सर, ये इसका इस तीर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद क्या होता है बच्चा? आपको पानी क्या मिलता है? पानी मिलता है, पानी, यानी यहां पे आप लिखेंगे पानी मिलता है। ठीक है दोस्त, यानी कि सर ये जब हम CH4 को, यानी कि मेथेन को, अभी हम क्या बोलेंगे? अभी हम बोलेंगे मेथेन। मेथेन को जब हम ऑक्सीजन से क्या करते हैं बच्चा? रिएक्शन कराते हैं, यानी उनको हम क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने का मतलब ये हो गया। ठीक है बच्चा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और हमें पानी प्राप्त होता है। पानी का मतलब है सिंपल सा जल। ठीक है दोस्त, अब इसी चीज को वाक्य के रूप में न लिख करके, इसको शब्द के रूप में न लिख करके, इसी सेम चीज को मैं क्या लिखता हूं बच्चा? इसके फार्मूले के रूप में लिख देता हूं, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख देता हूं। तो वही हमारा क्या बनता है बच्चा? रासायनिक समीकरण बनता है। बात क्लियर है? ओके, आप लिख लो। सर बात करते हैं हम किसकी? मेथेन की। तो मेथेन क्या हो जाएगा बच्चा? CH4।
क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने क्या कहा, ऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया सर जी। अब ये हमें क्या दे रहा है बच्चा, क्या दे रहा है हमें सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्या दे रहा है बच्चा, CO2 दे रहा है। अब प्लस क्या दे रहा है सर जी, पानी दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा, पानी दे रहा है। बोलो जी, ये बात क्लियर है। यानी ये जो भी चीज हमने लिखा बच्चा, इसको हमने क्या किया, इसको हमने अब एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्त, अब इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस कर लेते हैं। अभी आप ये मत समझिए कि सर बैलेंस आपने कैसे किया, अभी मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग करना कि आप बैलेंस कैसे करोगे। देखो ये हमारा रासायनिक समीकरण है। अब हमने इसको क्या किया, प्रॉपर एक तरीके से हमने रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स रासायनिक समीकरण। यानी कि कोई भी चीज, आप कोई भी रिएक्शंस लिख रहे हो स्टूडेंट्स, अगर आपने उसको क्या किया, उसके प्रतीक चिन्हों के द्वारा, उसके सूत्रों के द्वारा आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। बोलो बच्चा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सर रासायनिक समीकरण लिखने के हमारे लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जरा आप उसको मुझे बता दीजिए कि रासायनिक समीकरण में किसको किधर लिखते हैं और किसको किधर लिखते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है बच्चा, कि रासायनिक समीकरण में कौन सी चीजें किधर रहेंगी और कौन सी चीजें किधर रहेंगे, ये निर्धारित करता आपका ये त्रिभुज, ये हमारा क्या बच्चा, ये जो हमने तीर का निशान बनाया हुआ है, यहीं से आपकी सारी चीजें क्लियर होती हैं कि कोई भी हमको रासायनिक समीकरण लिखना हो। चलो एक हेडिंग के बना के लिखें। चलो जी, यानी रासायनिक समीकरण को लिखना, आप लिखोगे रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। आखिर सर हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, सिंपल सी बात है बच्चा, कल भी हमने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, दो या दो से अधिक पदार्थ लाएंगे, उनको आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अब रिएक्शन कराने के बाद हमें कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। बात इतनी सी बताते हैं, नहीं बताते बच्चा, हाँ सर बिल्कुल आपने बताया था। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में आप लिखेंगे कैसे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, पहला स्टेप। ये आप बड़े ही आराम से बच्चा, इतना डिटेल में आपको कोई लिख करके बताएगा नहीं, एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लिख करके बता रहे हैं, आप समझ लो। ठीक है, तो किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, किसी रासायनिक किसी रासायनिक किसी रासायनिक समीकरण, अब कोई भी रासायनिक समीकरण होगा तो उसमें क्या होगा बच्चा, अभिकारक तो होंगे ही होंगे। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक, अभी क्या होता है अभिकारक, समझ जाओगे। अभिकारक, अभिकारक को हम क्या बोलते हैं बच्चा, अभिकारक को कभी कभी हम बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक को हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक भी बोलते हैं। यानी कि जो क्रिया करता है, क्रिया जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, कभी आपको अभिकारक लिख करके आता है, कभी आपको क्रियाकारक लिख करके आता है। ठीक है, तो अभिकारक के उत्पादों में परिवर्तन, अभिकारक के उत्पादों में परिवर्तन, उत्पादों में परिवर्तन, उत्पादों में परिवर्तन को उत्पादों में परिवर्तन परिवर्तन के मध्य, परिवर्तन के मध्य क्या करते हैं बच्चा, एक तीर का चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मध्य तीर चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। यानी उत्पादों में परिवर्तन के मध्य तीर चिन्ह, ठीक है, ये वाला तीर, तीर चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं, लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, हमने क्या कहा बच्चा, हमने ये कहा सर जी कि अब रासायनिक समीकरण को लिखने की बात करें। सर जी आपने बता दिया रासायनिक समीकरण होता क्या है, अब आप उसको लिखेंगे कैसे। उसको लिखने के लिए हमने बताया स्टूडेंट्स कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के उत्पादों में परिवर्तन के मध्य, यानी कि आपका अभिकारक के उत्पाद, जैसे देखो हमने पिछला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH4 हो गया, CH4 हो गया, मैंने क्या किया बच्चा, यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, ऑक्सीजन से इसको क्रिया करा दिया। ठीक है बच्चा,
तो क्या मिल गया हमें, हमें क्या मिल गया दोस्त, यहाँ पे मिल गया सर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है और क्या मिल गया हमको, पानी मिल गया है। बोलो जी, ये इतना हमको प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? हाँ सर, इतनी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के उत्पादों में परिवर्तन के मध्य, यानी ये जो अभिकारक है, अब इसको क्या है, ये अभिकारक हमारा उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, इसके मध्य तीर के द्वारा हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। यानी ये चीज दिखा रहा है, ये चीज दिखा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो अभिकारक है, ये दोनों मिल करके हमारा प्रोडक्ट बना दिए हैं। ठीक, ये तीर चिन्ह दिखाता है। अब इसके इधर क्या होता है बच्चा, हमारा LHS होता है। क्या होता है दोस्त, इसके इधर जो होता है हमारा LHS होता है, यानी कि बायां पक्ष। देखो ये इसके इधर क्या होता है, हमारा बायां पक्ष होता है, इधर क्या होता है, हमारा राइट हैंड होता है, यानी इसको RHS कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, RHS कहते हैं। बात समझ में आए? स्टेप सेकंड में आप क्या लिखोगे, सर ये LHS है और ये क्या हमारा RHS है। ठीक है दोस्त, अब LHS में क्या होता है स्टूडेंट्स, LHS में आपके अभिकारक लिखे जाते हैं। हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा कि LHS में आपके हमेशा क्या होंगे, अभिकारक होंगे। क्या होंगे बच्चा, अभिकारक होंगे। कभी कभी ये घटना क्या होता है, ये रिएक्शन जो होता है क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि बाएं साइड क्या होंगे, हमारे अभिकारक होते हैं सर। ये हमारा क्या दिखाता है कि इसका मतलब सर रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होकर के क्या बन रहा है, तो ये RHS में क्या होता है, हमेशा हमारा प्रोडक्ट दिखाता है, उत्पाद दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चा, प्रोडक्ट को दिखाता है, यानी कि उत्पाद को दिखाता है। बात समझ में आया? आप इसको लिख लेंगे एक बार कि सर ये हमारा जो LHS में आपने लिखा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अभिकारक। क्या लिखूंगा भैया, अभिकारक। या अभिकारक न लिख करके इसको कभी कभी लिख देता है क्रियाकारक। क्या लिखता है दोस्त, कभी कभी इसको लिख देता है या फिर क्रियाकारक लिखता है। क्रियाकारक मतलब क्या, ये क्रिया कर रहा है आपस में ना, इसलिए इसको क्रियाकारक लिख दिया। अब यहाँ पे RHS की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है। क्या होता है दोस्त, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होता है। बोलो जी, यहां तक बच्चे सारे बात समझ में आया आपको? और ये बीच में धनात्मक चिन्ह क्या दिखा रहा है सर जी, ये हमारा LHS में जो भी आपका, यानी जो भी आपके उत्पाद, सॉरी जो भी आपके अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद अभिकारक मिलते हैं, तो उनको दिखाने के लिए प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करता है। क्या प्लस चिन्ह सर जी हमारा उत्पाद में भी हो जाता है? हाँ, प्लस चिन्ह हमारा उत्पाद में भी होता है। ठीक है बच्चा, यानी जब 2 या 2 से अधिक चीज उत्पन्न होते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो रहा है हमको और पानी भी प्राप्त हो रहा है, तो 2 या 2 से अधिक चीज प्राप्त होंगे, तो वहां भी हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करेंगे। बोलो बच्चा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको लेकर के बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो सपोज दैट हमारी जो रिएक्शंस है कभी कभी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी उत्क्रमणीय होती है, यानी इससे ये मिल जाता है और पुनः इससे हमको ये मिल जाता है, तो उस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, उत्क्रमणीय बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर मान लो यदि, इसको रहने दो, चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यदि मान लो, देखो बच्चा ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। यदि यदि अभिक्रिया जो है, यदि अभिक्रिया जो है बच्चा वो कैसा है, उत्क्रमणीय है। कैसा है दोस्त, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है दोस्त, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि रिवर्सिबल होता है, अर्थात बाएं साइड वाले से दाएं साइड वाली चीज प्राप्त हो सकती है और दाएं साइड वाली से आपकी बाएं साइड, यानी कि दोनों दिशाओं में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्शन होता है। दोनों दिशाओं में क्या होता है हमारा, दोनों दिशा में रिएक्शन, यानी इधर से उधर जा सकते हैं और उधर से इधर भी आ सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, रिवर्सिबल होने का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, हमने कहा कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल कहा कि नाइट्रोजन है और हमने कहा दोस्त हाइड्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, अमोनिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, क्या बनाएंगे दोस्त, अमोनिया बनाएंगे। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया बस बच्चे, नाइट्रोजन हो गया और यहां पे आपका क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके बच्चे क्या बना रहे, अमोनिया। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। वो या आप याद रख सकते हो, जब 1 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे आपको तो वो सब कुछ याद हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अब जब हमने रिवर्सिबल लिखा हुआ है बच्चा, उत्क्रमणीय लिखा है कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है ये चिन्ह।
ठीक है दोस्त, ये जो उत्क्रमणीय हमने लिखा है, इस उत्क्रमणीय का मतलब होता है, इस उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है दोस्त, इस उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब है सर कि रिएक्शन हमारा कैसा है, उत्क्रमणीय है। अभिक्रिया कैसा हो रहा है हमारा, उत्क्रमणीय हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये दिखा रहा है सर जी, आधा तीर दिखाते हैं, आधा तीर उधर और आधा तीर इधर दिखाते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब होता है हमारा ये कैसा अभिक्रिया है, रिएक्शन कैसा हो रहा है हमारा, उत्क्रमणीय हो रहा है। ये बात समझ में आया कि सर हम आप कैसे यहाँ पे रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के बारे में। क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करके कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक आपने सीख लिया। क्या सीखा भैया, रासायनिक समीकरण क्या होता है सर जी, रासायनिक समीकरण सर ये होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं सर जी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चा, उसके बाद हमने लिखा कि रासायनिक समीकरण सर जी लिखना है कैसे, हमको किस तरह से हमको लिखना है, इस तरीके से हमको लिखना है। इधर वाला हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, इधर वाला हमारा उत्पाद होता है। अगर मान लीजिए सर जी हमारा क्या हो, ये घटना रिवर्सिबल हो, अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय हो, तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चा, अब हम क्या कर रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित लिखना, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना, यानी कि सर जी कैसे हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है सर जी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब है, ये सिंपल सा कहने का मतलब कह रहा है सर जी कि जितना चीज हम लेकर के आएंगे हमको उतना ही चीज मिल जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा क्या है स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण संतुलित है। जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि मैंने मान लो 2 किलो चावल ले लिया और 2 किलो गेहूं ले लिया। अब 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं को मैंने आपस में मिला दिया, तो 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, हमारा 4 किलो की क्वांटिटी होगी। तो वो लास्ट में हमारा 4 किलो की क्वांटिटी हमको प्राप्त होनी चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब ये था। ठीक है दोस्त, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है बच्चा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। आप लिखेंगे इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब यही है कि जितना आप खा रहे हो उतना आप निकाल दो, एक भी परसेंट आप बचाओ मत। ठीक है, तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ हमारा समीकरण क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है। यानी जितना हमारा उत्पाद, जितना हमारा प्रोडक्ट होगा, सॉरी जितना हमारा अभिकारक होगा उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। तब हम जाकर के कहेंगे कि हमारा समीकरण क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अभी हम आपको यह भी सिखाएंगे कि बैलेंस कैसे करेंगे, तरीका क्या है बैलेंस करने का। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे बच्चे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहने का मतलब ये होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आपने बात पढ़ी होगी। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। अब क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भैया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक, आप लिखेंगे बच्चा किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु, यानी अभिकारकों के उत्पादों में यानी कि जब आपका अभिकारक जो है, जो भी जितने भी अभिकारक होंगे, जब वो उत्पाद में परिवर्तन होंगे तो उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप, उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पाद में बच्चे परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्त, न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु निर्मित होता है, न ही कोई परमाणु, न ही कोई परमाणु नष्ट होता है, न ही कोई परमाणु नष्ट होता है, नष्ट होता है और न ही किसी परमाणु का निर्माण होता है और न ही कोई निर्मित होता है, न ही कोई परमाणु निर्मित होता है और न ही कोई परमाणु निर्मित होता है। ठीक है बच्चा, यानी कि सर सिंपल सा मतलब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु बच्चा क्या होता है, निर्मित होता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जितने हमारे उसमें उपस्थित होते हैं बच्चा, जिसमें हमारे उसमें जितने भी हमारे परमाणु उपस्थित होते हैं उतने ही परमाणु हमारे रहते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये था बच्चा। बोलो जी, बात क्लियर है? आगे एक लाइन और बढ़ाएं। अर्थात, अर्थात क्या, अर्थात समझ गए आप क्या लिखना है इसके बाद? अर्थात ये बच्चे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितने हमारे परमाणु उपस्थित हैं उतने ही हमारे उत्पाद में भी परमाणु उपस्थित रहेंगे। ये बात क्लियर है दोस्त? चलो, यदि ऐसा समीकरण में नहीं है कि जितने हमारे परमाणु क्या है, अभिकारक में है, ठीक है, जितने हमारे बाईं साइड में है और जितने हमारे दाईं साइड में, अगर ऐसा नहीं है तो हम बच्चे क्या करेंगे, उनको समान करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? उनको हम समान करेंगे। अब समान कैसे करेंगे सर, ये भी तो बता दीजिए। चलो ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे लिखेंगे सर जी? अब चलो लिखते हैं। ठीक है सर जी, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के परिवर्तन हेतु फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता और न ही कोई परमाणु निर्मित होता है। अर्थात लिख लो, एक लाइन लिख लो, ताकि आप लंबा लिखोगे तभी जाकर के एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर देगा। अर्थात, अर्थात अभिकारक में, अर्थात लिख दो अभिक्रिया करने वाले, अभिक्रिया करने वाले पदार्थों तथा उत्पाद बनने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। क्या होगी बच्चा? परमाणुओं की संख्या समान होगी। क्या होगी बच्चा? परमाणुओं की जो संख्या होगी वो समान होती है। होगी नहीं, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर बाय द वे नहीं है तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं बैलेंस करूंगा। अब यही तो हमको आगे नेक्स्ट में सीखना है कि आखिर बैलेंस कैसे करेंगे सर जी। ठीक है, तो बैलेंस करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक कंकाल विधि बताऊंगा। एक कंकाल मतलब समझते हो आप लोग? स्केटल विधि। स्केटल का मतलब क्या है कि पहले मैं आपको एक कंकाल यानी कि रफली मैं कोई एक इक्वेशन लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है,
जब वो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है, इसका मतलब समीकरण हमारा कैसा है, बैलेंस है। अगर संतुष्ट नहीं करता बच्चा तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो अब हम आपको दिखाते हैं क्या, कंकाल विधि। कैसे सर जी हमारा कंकाल समीकरण होगा। अब समीकरण को हम संतुलित करने जा रहे हैं भैया, कैसे करेंगे, तो संतुलित करने का मतलब क्या है, कंकाल विधि हम लोग इसलिए लिख देते हैं। कंकाल विधि का मतलब क्या होता है, पहले हम एक लोग क्या करते हैं बच्चा, उसको कंकाल के रूप में लिख देते हैं। अब कंकाल के रूप में लिख देंगे तो वो संतुलित है कि नहीं संतुलित है उसको हमें बताना होता है। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे मान लो हम लिखते हैं एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं एक ठो, जैसे हमारा क्या है H2 है। ठीक है बच्चा, अब H2 को हमने क्या किया, O2 से क्रिया करा दिया। अब क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया बच्चा, H2O बन गया। हमने कहा कि सर हमने H2 को O2 से क्रिया करा दिया तो क्या बन गया हमारा, H2O बन गया। अब बताओ ये हमारा बैलेंस है या इम्बैलेंस है, ये हमारा समीकरण बैलेंस है या इनबैलेंस है, यानी कि संतुलित है या असंतुलित है। तो क्या बच्चा देखो सर यहाँ हाइड्रोजन दो ठो है, ऑक्सीजन दो ठो है, लेकिन सर यहाँ हाइड्रोजन दो ठो है, ऑक्सीजन एक ही है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है बच्चा। क्या है बच्चा, संतुलित नहीं है। क्या दोस्त, ये समीकरण जो हमारा है वो संतुलित नहीं है। अब हमें सर इस समीकरण को संतुलित बनाना पड़ेगा। अब समीकरण को संतुलित कैसे बनाओगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सर यहाँ हाइड्रोजन दो ठो है, यहाँ हमारा क्या है ऑक्सीजन दो ठो है। यहाँ तो सर ये हाइड्रोजन दो ठो है लेकिन ऑक्सीजन दो ठो नहीं है। अब इसको हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है सर जी यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम क्या करें सर जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन दो ठो हो जाएगा। बोलो जी, लेकिन सर जी हाइड्रोजन तो हमारा 4 ठो हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 को हो गया। अब हाइड्रोजन को 4 को बनाने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा अगले लाइन में लिखते हैं, अगले लाइन में लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2H2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा O2, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, हमको क्या दे देगा 2H2O मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये क्या है सर जी, ये हमारा क्या संतुलित है। ये क्या हमारा संतुलित है, हाँ भैया ये क्या हमारा संतुलित है। ठीक है दोस्त, तो अब संतुलित स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोगे ये चीज आप सीख लो। संतुलित करना क्यों जरूरी है ये बात आपने समझ लिया दोस्त। चलो एक सिंपल से हम बताते हैं आपको कि स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होगा, हमारा ट्रिक क्या होगा संतुलित करने का। ठीक है, संतुलित करने की विधि आप एक बार लिखो, संतुलित करने की विधि। देखो यही सब पूछता है कि कोई इक्वेशन देगा आपको और वो इनबैलेंस करके देगा, यानी आपको बैलेंस करके नहीं देगा। यानी आपको इक्वेशन लिख देगा, बैलेंस करके नहीं देगा, कहेगा आप इसे संतुलित करो। तो भाई साहब आपको संतुलित करने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चा, एक एग्जांपल लिखता हूं, आप उसको संतुलित मेरे साथ करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको संतुलित कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा एफ, मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा एफ। ठीक है, अब फिर मैंने क्या लिख दिया O3 लिख दिया। अब ये हमको क्या मिल जा रहा है बच्चा, ये हमें क्या दे रहा है Fe2O3 दे रहा है। क्या दे रहा है Fe2O3 दे रहा है। ये जो हमने समीकरण लिखा हुआ है ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। इसको हम बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं, कंकाल समीकरण। ये कंकाल के रूप में लिखा गया। जैसे कंकाल में क्या होता है, सिर्फ हड्डी भर होता है। ठीक है, मानव कंकाल आपने देखा होगा, सिर्फ क्या होता है उसमें अस्थियां होती हैं। ये वैसे ही हमारा ये क्या है, एक प्रकार से कंकाल है, हमने सिर्फ कंकाल को लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, बैलेंस करेंगे। तो अब बैलेंस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या काम करोगे आप, अब वो चीज देखो। ठीक है, पहला काम, पहला पॉइंट क्या करोगे सर, यहाँ पे हमारा क्या है, ये फिर लोहा है सर जी। लोहा मानो धातु होता है, आप पहचान जाओगे कि ये क्या है सर जी। आप ये पहचान रहे हो ना इसको, ये हमारा सर धातु है। ये क्या है सर जी, हमारा धातु होगा सर जी। उसके बाद क्या, इसमें हमारा अधातु होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम बच्चों क्या करेंगे सर, ये हमारा क्या है उत्पाद है, सॉरी ये हमारा क्या अभिकारक है, बाएं साइड वाला है ना, ये हमारा क्या है सर, ये अभिकारक। क्या बच्चा, अभिकारक। ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये अभिकारक है और ये हमारा क्या है उत्पाद है। ये क्या लिखा है अभी मत ध्यान दीजिए, अभी आप सब जान जाएंगे। ये हमारा क्या लिखा है बच्चा, अभिकारक है, और ये हमारा क्या उत्पाद है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले आप राइट साइड कौन सा, लेफ्ट साइड कौन, सर ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है।
ठीक। अब इसमें देखो क्या है सर जी, इसमें हमारा Fe2 है और O3 है, यानी Fe हमारा ये जो धातु दिख रहा है सर जी, यहाँ पे हमको कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, यानी जो Fe है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है सर जी कि हमारा बाएं साइड में भी Fe कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बोलो जी, यानी कि सर दाएं साइड में Fe हमारा 2 है, तो बाएं साइड में हमारा Fe कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलो करते हैं 2। तो सबसे पहले क्या करोगे, धातु धातु पहले देखना, धातु पहचानना। धातु यहाँ पे Fe कितना है, 2, तो यहाँ भी क्या करो, 2 करो, तो क्या हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा। बोलो जी, अच्छा प्लस के O3 करो। अब ये क्या दे देगा आपको, अभी क्या देगा सर जी, Fe2O3। अभी अभी और देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या सर, ऑक्सीजन कितना हमारा 3 है सर जी, यहाँ पे क्या हो गया सर जी, हमारा 2Fe हो गया सर जी। अब हम क्या काम करें, ठीक है बच्चा, अब हम क्या कर, अच्छा यहाँ पे क्या है, सॉरी यार, सॉरी यहाँ पे O3 नहीं होगा, ऑक्सीजन से होगा ना भैया, O2 होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, O2 होगा, O2। ऐसे समीकरण आपको लिख के देगा, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे Fe है, उसके बाद O2 है, क्या हो गया, Fe2O3 होगा। सर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा सर जी ऑक्सीजन कितना है, 3 यानी दाएं साइड में हमारा ऑक्सीजन क्या है भैया। अब हम नॉन मेटालिक वाले को मिलाएंगे, बता उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सर हमारा क्या है, O3 है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, और यहाँ पे हमको ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है सर जी, 2 दिखा है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन 3 करना है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन क्या करना है, 3 करना है। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 करने के लिए हम क्या करें, 3/2 से गुणा कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कोई भी चीज लेना है उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लेते, हम उसको क्या लेते हैं, पूर्णांक के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, उसको हम पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। तो अब आप कैसे करोगे, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना बनाइए, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें भिन्न नहीं लेना है। अब भिन्न हमें नहीं लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 से दोनों तरफ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर दो 2 से इक्वेशन मल्टीप्लाई, पूरे में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चा। अब जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जरा देखो बच्चा, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ पे, ठीक है सर। हमें कैसे पता चला, हम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ध्यान देना कैसे पता चला। सर यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अब हमको करना क्या है सर जी, ऑक्सीजन 3 बनाना है, लेकिन यहाँ 2 है। अब इस 2 को हम हटा करके 3 लाना चाहते हैं, इसका मतलब सर हम क्या करें, 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो जी, इसका मतलब सर जी क्या, 3 तो बन जाएगा, लेकिन नीचे वहाँ 2 है सर जी, तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेंगे आप क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 Fe हो जाएगा, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा। अब इधर क्या इम्बैलेंस होगा, क्या चेंज होगा बच्चा, सर यहाँ पे 4 Fe हो गया, कोई बात नहीं है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए कितना हो गया, 2Fe2 हो गया, और यहाँ पे देखिए O3 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, O3 कितना हो जाएगा हमारा, 2 के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के 6 हो जाएगा। अभी क्या हुआ हमारा, ये बैलेंस नहीं हुआ ना। अब क्या करो, यहाँ पे यहाँ 3 कर दो, ठीक है, यहाँ 3 कर दो, ये हमको 3 करना था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 कर दिया, और उसके बाद बाकी जो 2 बचा हुआ है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4Fe हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 दूना के 4 Fe हो गया, और 2 तिया के 6 ऑक्सीजन होगा। अभी हमारा क्या हो गया बच्चा, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। तो ऐसे करके आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है दोस्त। यानी कि बैलेंस करने का आपको तरीका समझ में आया कि सर हम सवाल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे। बोलो जी, क्या बात आपको हमारी समझ में आई बच्चा, कि आप इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे। आसान है, बहुत ही आसान है सर इक्वेशन को बैलेंस करना। आप सबसे पहला काम करके करेंगे भाई, बाएं साइड और दाएं साइड में देखेंगे क्या हमारे परमाणुओं की संख्या समान है, क्या हमारे जितने भी बाएं साइड में उपस्थित हमारे अभिकारक हैं और जितने हमारे उत्पाद हैं उनमें सभी की संख्या क्या समान है। अगर नहीं समान है तो दाएं साइड में हम देखेंगे, और दाएं साइड में देख करके बाएं साइड को हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। हमने सिंपल सा काम क्या किया सर, यहाँ पे हमारा Fe कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ Fe हमारा कितना है, 1 है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं Fe को बराबर करूँ, यानी धातु वाले को बराबर करूँ। Fe 2 है, तो यहाँ 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सर हमारा हो गया 2Fe हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ सर जी ऑक्सीजन 2 है।
अब हमको इसको 3 बनाने के लिए हमने क्या किया, ये मैंने अपने दिमाग में सोचा, ये भी आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा, ठीक है ना, ये लिखने उखने की जरूरत नहीं है। तो हमने सोचा कि 2 को हमको 3 बनाना है, 3/2, यानी इसका मतलब हमने 3 ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है, लेकिन बन के कितना गया, 3 दूना के 6 बन गया। तो ये 2 जो है ना, इन्हीं 2 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4Fe हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, 4Fe हो गया, 4Fe हो गया, और 6 ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से आप समीकरण को बैलेंस करना सीखोगे। क्या करना सीखोगे दोस्त, समीकरण को, इक्वेशंस को आप बैलेंस करना सीखोगे। अब मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल, क्या दूंगा बच्चा, अब मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब 2-4 एग्जाम्पल देंगे बच्चा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे उसका जवाब दोगे, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जो बच्चे जवाब देंगे, जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, हमें समीकरण को बैलेंस करके दिखाएंगे, उनका एक अलग से इज्जत उनको लिए किया जाएगा। ये हमारा कैसा है, ये संतुलित नहीं है। क्या ये संतुलित है, क्या ये जो मैंने इक्वेशन लिखा वो संतुलित है, नहीं सर, वो इक्वेशन हमारा संतुलित नहीं है। क्या ये इक्वेशन हमारा संतुलित है, क्या ये इक्वेशन हमारा संतुलित है, नहीं सर, ये भी इक्वेशन हमारा संतुलित नहीं है। क्या ये इक्वेशन हमारा संतुलित है, यस सर, ये हमारा इक्वेशन क्या है, संतुलित है। बोलो जी, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्त, हाँ सर ये बात क्लियर है, ये हमारा क्या है, बैलेंस है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक। अब हम आपको 2-4 सवाल लिख करके देते हैं बच्चा, आपको उसको बैलेंस करके लाना है। अगर आपने बैलेंस करके लाया तो आपको समझ लो एक अलग प्रकार से इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। HW लिख लो पहले, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। HW में क्या लिख लो बच्चा, AlO2 Al प्लस O2। देखो सभी बच्चे नहीं लिख के भेजेंगे, लेकिन जो बच्चा सीरियस होगा, जिसको हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो तो पक्का इसका हमें आंसर जरूर लिख के भेजेगा। Al प्लस O2 हमने लिख दिया, और हमने बना दिया क्या भैया, Al2O3 बना दिया, ठीक है। आप हमें इसको बैलेंस करके हमें भेजिएगा हमारे पास नहीं, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा, उसको मैं बताऊंगा आपको। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, Mg है और प्लस HCl है, ठीक है दोस्त, MgCl2 प्लस H2, ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है। MgCl2 प्लस H2, ये क्या करना है दोस्त, बैलेंस करके हमें भेजना है कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्या है दोस्त, Na प्लस H2O। अब इसको क्या करना है दोस्त, इसको भी आपको मैं लिख देता हूं, NaOH H2O। NaOH प्लस H2। अब ये हमने 3 सवाल आपको दिया हुआ है, आप कमेंट में इसका जवाब हमें करेंगे, ठीक है बच्चा, कमेंट में। कमेंट में इसका जवाब दें, ठीक है बच्चा। कमेंट में जवाब देने का मतलब ये है कि हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा है जो रेगुलर तैयारी में लगा हुआ है, रेगुलर जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, कमेंट में जवाब दें। चलो जी, कमेंट सेक्शन में आप हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि सर आखिर हमने ये पढ़ा, रासायनिक समीकरण को बैलेंस हमने करने के लिए पढ़ा, सर ये रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं, इसकी सर सीमाएं क्या हैं। ये 2 टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा, हमारा कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जहां से आपके क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चा। चलो जी, यानी रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, क्यों हम लोग सर जी रासायनिक समीकरण को हम लोग पागल हुए बैलेंस करने के पीछे, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, यानी इसको बैलेंस कर रहे हैं सर, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, देखो तो ये सारा जो हम लोग लिख रहे हैं बच्चा, ये सभी हम आपके जो 10th की बुक NCERT है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को मैं लिख लिख करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है दोस्त। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है,
ये हमारा अभी थ्योरी क्लास है। प्रैक्टिस क्लास जब चलेगा वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बच्चा। अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें बहुत चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है बच्चा, जरा लिखो तो। कोई भी रासायनिक समीकरण है, अगर आप उसको लिखते हो, ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या चीजें हमको प्राप्त, क्या बेनिफिट होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का। तो सर हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमको एक बात पता चल जाती है कि सर उसमें क्या क्या चीज उपस्थित है और क्या क्या चीज हमारा फॉर्मेशन होकर के बन रहा है, क्या क्या चीज हमारा निर्माण हो रहा है, क्या चीज बाहर निकल रहा है, क्या चीज, कोई क्या गैस है, क्या हमारा लिक्विड है, क्या सॉलिड है हमारा, क्या अनसॉलिड मिला है, लिक्विड मिला है, गैस मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं किससे, रासायनिक समीकरण को लिखने से। इसलिए रासायनिक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अणुओं की जो संख्या होती है, द्रव्यमान के सापेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है, यानी अणुओं के बीच जो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, सापेक्षिकता का भी ज्ञान होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रवृत्ति का पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा कैसा है, संयोजन है, वियोजन है, क्या चीज है, वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ाएंगे, संयोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, सॉरी जुड़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है बच्चा। और क्या बच्चा, जो भी चीज हमारा बन के प्राप्त होता है उसका हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा, उसका गुड क्वालिटी सब कुछ हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण को लिखने से हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो जो दो चार लाइनें लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण को लिखने का महत्व क्या था हमारा, ठीक है। पहला आप लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने से आपको क्या पता चलता है, रासायनिक समीकरण लिखने का महत्व क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक पदार्थ कोई भी रासायनिक पदार्थ कोई भी हो बच्चा, कोई भी रासायनिक पदार्थ होगा हमारा, कोई भी रासायनिक समीकरण जो हम क्या करेंगे बच्चा, कोई भी रासायनिक समीकरण कोई भी रासायनिक समीकरण क्या होगा बच्चा, अब कोई भी रासायनिक समीकरण होगा वो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया करके ही क्या करेगा, बनेगा, ठीक है बच्चा। क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उससे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के बारे में उत्पाद के बारे में पता चलता है, सिंपल सा लिख लो, पता चलता है, पता चलता है। यानी आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ तुम आखिर रासायनिक समीकरण क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सर ये क्या होता है, रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो हमें जानकारी मिल जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या है भैया, अभिकारक क्या है और हमारा उत्पाद क्या है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। और इसके अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान के अपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। आप लिख लो, अणुओं के इसके अणुओं के इसके अणुओं के इसके अणुओं के अपेक्षिक क्या बच्चा, इसके अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के इसके अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के इसके अणुओं की संख्याओं
एवं द्रव्यमान की संख्याओं एवं द्रव्यमान की आपेक्षिक, क्या बच्चा? आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। 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 बात समझ में? ये दो पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये भी लिख लीजिएगा, एनटीपी पर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के महत्व थे, क्योंकि ये एग्जामिनर में पूछा हुआ था, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब क्या होता है बच्चा, अब अगर इसकी सीमाओं की बात करते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं की बात करते हैं, तो सीमाएं का मतलब ये होता है बच्चा कि इसमें अभिकारक और उत्पाद में कोई भी हमारा भौतिक गुण मैच नहीं करता है। ठीक है बच्चा, कोई भी हमें इसकी भौतिक गुण उसमें हमारा मैच करता हुआ दिखाई नहीं देता। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया हमारा उत्क्रमणीय है या कैसा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बच्चा, आज का क्लास हमारा था, यहीं पे क्लास हमारी इंड होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है सर, उसका समीकरण कैसे लिखा जाता है सर, उसको बैलेंस किया कैसे किया जाता है सर, आखिर बैलेंस हम क्यों करते हैं सर जी, और बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, ये हमने आज की क्लास में सीखा है स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है बच्चा, तो इन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देगा, ठीक है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध की जाएंगी, यानी जैसे कि उसको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी लोगों को।